गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। एक डाउट बच्चों के मन में आ सकता है कि अभी जो नया सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस से हट गया है पोर्शन, बट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत छोटी सी बात है। पहली बात तो इसको पढ़ाने की ये है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। दूसरा, इसके बाद हम कई टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे, चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज हो, मीटर ब्रिज हो, किरचॉफ लॉज हो, वहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़रूरत पढ़ने वाली है तो 10 मिनट लगा के पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इसको आराम से पढ़ते हैं एक बार और सीखते हैं छोटी छोटी बातें इसकी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी। जल्दी से शुरू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सेम है। बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन। These two resistors are in series combination. They are connected back to back without any junction. हम लोग डीसी सर्किट पढ़ रहे हैं। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, जिनके में मैंने बोला था ये एक बैटरी लगी है जिसका पोटेंशियल है V। बहुत शॉर्ट में करेंगे जल्दी से। क्या होता है सीरीज कनेक्शन में, आपने देखा था कि कोई पाथ नहीं होता है जिससे चार्ज डिवाइड हो जाए। तो क्या होगा, अगर इस बैटरी से करंट I स्टार्ट होगी तो जरा ध्यान से देखना, I करंट स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद इस करंट के पास कोई और पाथ नहीं है डिवाइड होने का। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन्स सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो पंच लाइन्स बन गई। पहला आइडेंटिफिकेशन, बैक टू बैक कनेक्शन विदाउट एनी जंक्शन। सेकंड क्या बना हमारे पास कि क्या सेम रहता है, तो हम लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट अमॉन्ग द रेजिस्टर्स रिमेन्स सेम। दोनों लाइन सुन ली। इसमें भी I करंट है, इसमें भी I करंट है। अब मैंने बोला इसमें करंट I है, ओम्स लॉ हम सब जानते हैं, रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप। अब एक बात बहुत जरूरी यहां पे मुझे याद आ गई बताने के लिए, ये एक रेजिस्टर है R, इसमें I करंट फ्लो कर रही है। तो ये मान लिया एंड A है, ये मान लिया एंड B है। तो मैं एक जरूरी बात बोल दूं कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आप ओम्स लॉ से निकालते थे। V इज I इंटू R। A और B के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूंगा कि जब किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो करेगी, जब किसी रेजिस्टर से करंट फ्लो करेगी तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ये एक्चुअल वर्डिंग है। जब इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगी तो हम बोलते हैं ना, एक बात सुनी होगी आपने कि रेजिस्टर से करंट फ्लो करी तो करंट कम क्यों नहीं हुई। करंट कम नहीं होती, वो क्या करती है, कुछ इक्विवेलेंट पोटेंशियल का डिक्रीज हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है उस रेजिस्टर से पास होते टाइम पर। तो इससे पास होते टाइम पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया होगा, IR। अगर यहां पर पोटेंशियल V है तो यहां तक आते आते कितना बचा होगा, V माइनस IR बचा होगा। तो V इक्वल्स टू IR क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है। ये मान लिया यहां पर पोटेंशियल V1, यहां पर पोटेंशियल V2। चलिए, तो हमें क्या पता है, टोटल पोटेंशियल अप्लाई हमने किया V है। और एक बात बता दूं, मेरा टास्क फिर से वही है, इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करना है। जिनको नहीं आता है सीरीज पैरेलल, एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जरूर देखेंगे पीछे जाकर। इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करना है विद ए सिंगल रेजिस्टर। इन दोनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करना है विद ए सिंगल रेजिस्टर इन सच ए वे that it will withdraw the same amount of current as withdrawn by these two। इन दो ने मिलके जो करंट विड्रॉ की है बैटरी से उतनी ये अकेले विड्रॉ करे। अगर ये ऐसा करेगा तो इसको मैं क्या कहूंगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहूंगा।
तो इन दोनों ने मिलकर कितनी करंट विड्रॉ की है आई, तो ये भी कितनी विड्रॉ करेगा आई उसी बैटरी से, ये ध्यान रखना उसी बैटरी से। चलिए तो मैं क्या बोल रहा हूं, अप्लाइड पोटेंशियल था V किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप्स हुए हैं V1 एंड V2। V1 की बात करेंगे, करंट इसमें कितनी है I है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया I R1 प्लस I R2। V क्या है, पोटेंशियल अप्लाइड है, और इस सर्किट से देखिएगा V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I R इक्विवेलेंट। ज्यादा लंबी कहानी है नहीं ये, I से I खत्म हो गया तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। याद करना कैपेसिटर में इसका अपोजिट था, कैपेसिटर में क्या था, सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ थोड़ी कहानी पलट गई है, पलट गई है ना। चलिए आपने इतना नोट कर लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ये। आइडेंटिफिकेशन लिख ली होगी आपने। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन की आइडेंटिफिकेशन आप रिपीट करिए एक बार, क्या थी, when two or more कैपेसिटर्स बताया था, यहाँ पर रेजिस्टर्स हो जाएगा, when two or more resistors are connected across two same points या across any two points, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जितने भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे। मान लिया एक पॉइंट ए है, इस एक पॉइंट से एक रेजिस्टर ये कनेक्ट हुआ, ज्यादा कनेक्ट करने की नौटंकी नहीं करेंगे हम लोग, R1 R2। ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके बीच में दो रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, एक लगा दी है हमने बैटरी, ये रही बैटरी V। तो ये दोनों रेजिस्टर्स किसमें कहे जाएंगे, पैरेलल में कहे जाएंगे, दो सेम पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड हैं और पैरेलल में कहे जाएंगे। तो मैंने एक और तरीका आपको बताया था इनके अक्रॉस पोटेंशियल चेक करने का, इसको V मानेंगे, इसको 0 मानेंगे, V घूम के यहां भी पहुंचेगा, यहां भी 0, यहां 0, यहां, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम है। तो हमारे पास दो बातें बन गई, इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, टू और मोर रेजिस्टर्स बोल सकते हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स, देन दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल पोटेंशियल पुरानी बात है। मान लिया यहां से करंट इसने फ्लो की है I, तो बात फिर से वही है कि जितनी करंट ये दोनों मिलके विड्रॉ कर रहे हैं उतनी ही अकेले अगर विड्रॉ करेगा तो ये क्या कहा जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कही जाएगी। आई थिंक इतनी बात आप सुन गए हैं। यहां से करंट I फ्लो हुई, मान लिया यहां पर जैसे ही पहुंचती तो करंट के पास जाने के दो रास्ते दिख रहे हैं मुझे, कुछ करंट इस R1 रजिस्टर में चली जाएगी, कुछ R2 रजिस्टर में चली जाएगी। तो ये रहा I1 करंट, ये रही I2 करंट। क्लियर थी बात? दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कैसा है, सेम है। कितना है, V है, अभी दिखाया था कैसे है V। अब मुझे एक बात दिख रही है, पता है क्या, कि टोटल करंट सप्लाई कितनी की थी बैटरी ने I, क्या वही करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I1 और I2 में। इसका मतलब I जो है वो I1 और I2 के सम के इक्वल है, यही तो बात हुई। और I1 और I2 के सम के इक्वल है, तो मैं I1 की वैल्यू फिर से ओम्स लॉ से निकाल सकता हूं। क्या लिख सकते हैं, आपको ओम्स लॉ पता है ना, V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V अपॉन R रख दीजिएगा। I1 की वैल्यू आप खुद बोलिएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, और यहां से I की वैल्यू बता दीजिए क्या बन गई है, V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट क्या बन गया, V से V कॉमन लेके खत्म, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। दो रजिस्टर्स के लिए है, तीन के लिए प्लस 1 अपॉन R3। आगे कंटिन्यूटी में चलते रहेगा।
और 2 के केस में मैंने आपको कुछ स्पेशल केस बताए थे, देख लीजिएगा एक बार। एलसीएम लेंगे तो R1 R2 ऊपर जाएगा, एलसीएम सॉल्व किया तो R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इसको पलट देंगे, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको याद कैसे करते थे, 2 रेजिस्टर्स के केस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट अपॉन सम, यही कैपेसिटर में सिखाया, लेकिन वो सीरीज में था, ये पैरेलल में है। बहुत जल्दी से छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं पर एक और बात कर लेते हैं, फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल लगे हैं तो उनकी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कहां तक, n टर्म्स तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, यही बात है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n अपॉन R। अरे ये सॉल्व करना आता है, आता ही है। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, R अपॉन n, ये मैं पिछली बार ही सिखाया था। मतलब क्या हुआ, अगर 3 रेजिस्टर्स हैं, तीनों 3 ओम के हैं, 3 रेजिस्टर्स हैं, 1 2 3 ओम के हैं, अब पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछेगा, आप तुरंत कर देंगे, R अपॉन n यानी कि R बाई 3, R अपॉन n मतलब R बाई 3, R की वैल्यू कितनी है, 3 बाई 3 यानी कि 1 ओम, तुरंत सॉल्व हो गया। आप जल्दी से कर सकते हैं, ऐसा आसानी रहती है थोड़ा, इसलिए बता दिया है। आई थिंक सीरीज पैरेलल दोनों सीख गए आप, आइडेंटिफिकेशन दिमाग में ज्यादा टाइम लिया नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। एक छोटा सा सर्किट दिख रहा है अपन को, इसमें 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स लगे हैं, एक बैटरी लगी है और एक ये स्विच लगा है, क्लियर है इतनी बात। और आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, नंबर 1 केस है स्विच इज ओपन, स्विच कैसा है, ओपन है, और नंबर 2 केस है स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज कैसा कर दिया है, क्लोज कर दिया है। 2 सिचुएशंस हैं आपके पास। तो अब बस हमें ये क्वेश्चन इसलिए सिखा रहा हूं कि हमें स्विच का इफेक्ट समझ में आए, एक जरूरी लाइन सीखेंगे यहां पर। क्या है जरूरी लाइन, तो पहले बात करते हैं, स्विच ओपन है तो ये सर्किट ऐसा ही दिख रहा है, यहां से करंट सप्लाई हुई I, क्लियर इतनी बात। और करंट जैसे ही बैटरी ने सप्लाई किया तो देखना जरा, अभी यहां से आपको दिख रहे होंगे 2 रास्ते, एक आगे जा रहा है, एक यहां जा रहा है, लेकिन ये पाथ तो कैसा है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि स्विच कैसा है, ओपन है, तो इसमें करंट नहीं जाएगी, तो सारी की सारी करंट इन्हीं दोनों में चली जाएगी। सुन ली इतनी बात, जब स्विच ओपन है तो करंट ऊपर वाले पाथ पे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी तो करंट इस 2 ओम में जाएगी और इस 2 ओम में जाएगी, क्लियर इतनी बात। ये दोनों हैं किसमें, सीरीज में। मान लिया ये रहा R1, ये रहा R2,
तो जब स्विच ओपन है तो स्विच वाले रास्ते पे नहीं जाएगी करंट। तो आर इक्विवेलेंट दोनों हैं किसमें, ये वाला सर्किट आपकी नजर में है ही नहीं, दोनों किसमें है, सीरीज में। तो हम क्या लिखेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सीरीज में है तो कितना हो गया 4 ओम। क्लियर, बहुत जल्दी देखना, बहुत ज्यादा टाइम ले रही वाली चीजें है नहीं ये जितना हम लोग ले रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से। अब बात करेंगे करंट की, बात करेंगे आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। अरे इन दोनों की जगह क्या एक रजिस्टर लग गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 ओम, बैटरी लग गई 10 वोल्ट की, यही तो करते थे। ये ओम लिखा है, आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, इसमें अच्छा नहीं बनाते हैं थोड़ा सा। तो क्या बन गया, I इक्वल टू वी अपॉन आर, वैल्यू रख दीजिएगा, V की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 4 है, तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 4 दूनी 8, 2.5 एम्पियर। सुन पाई इतनी बात आपने, बहुत छोटा सा पार्ट था। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, सेकेंड पार्ट यहां पे दिखेगा नहीं तो मैं पहले इसको हटा दूं, यहां से हटा रहा हूं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को कैसा कर दिया है, क्लोज कर दिया है। स्विच को क्लोज कर दिया का मतलब ये अब सर्किट ऐसा हो गया, आप दोबारा डायग्राम बनाइएगा, ये सर्किट इस तरीके का हो गया है। यानी कि अब देखना, करंट जैसे यहां पर पहुंचेगी, फिर से दो रास्ते हैं, एक पर 2 ओम की रेजिस्टेंस है और एक पर कितनी रेजिस्टेंस है, क्या इस रास्ते पर कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है। अब आती है एक बात जो हमें बतानी थी आपको, करंट वो रास्ता फॉलो करती है जहां पर कम रेजिस्टेंस होती है। ये कोई वैसी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, विदाउट प्रूफ एनी बात कर रहे हैं, या फिर इलॉजिकल सी बात है, या फिर हमें सिर्फ रटनी है, ये मैथमेटिकल बात है। करंट उस रास्ते को फॉलो करती है जहां पर क्या होता है, कम रेजिस्टेंस होती है। कौन से रास्ते पर कम रेजिस्टेंस है, इस पर। तो जितनी भी करंट है वो सारी, अब एक बात, अगर यहां पर 1 ओम की होती तो ज्यादा करंट किस में जाती, 1 ओम में, और कम किस में जाती, 2 ओम में। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जितनी भी करंट है वो सारी की सारी इस स्विच से चली जाएगी और इस 2 ओम पर कोई भी करंट नहीं आएगी। दिस इज ए जंपर, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में या इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जंपर बोलते हैं, आपने वर्ड बहुत सुना होगा। तो ये क्या कर दिया है हमने, इस रजिस्टर को बाईपास कर दिया, इसको बाईपास भी बोलते हैं, कि जो भी करंट इसमें जानी थी उसको हमने क्या कर दिया है, बाईपास कर दिया है एक बहुत हाई कंडक्टिंग पाथ के थ्रू। तो जब आपको इस तरह की सिचुएशन दिखे तो आपको याद क्या रखना है, मन में 2 बातें याद रखनी है। करंट हमेशा कम रेजिस्टेंस या लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है। अगर किसी पाथ पर रेजिस्टेंस नहीं है तो सारी की सारी करंट उसी रास्ते पर चली जाएगी। इतनी बात सुन ली है, ये बहुत जरूरी लाइन थी, सिर्फ इसीलिए क्वेश्चन कराया हम लोगों ने। अगर ये रजिस्टर हमारे लिए एक्स नहीं लिखा है, ये रजिस्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ये रजिस्टर खत्म हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूं, और हटा देता हूं तो अब सर्किट में क्या बचा, सिर्फ एक ही रजिस्टर तो बचा है 2 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू है 10 वोल्ट, ये रहा 10 वोल्ट का पोटेंशियल, रेजिस्टेंस कितनी है 2, दैट इज 5 एम्पियर। सुन ली है बात आपने, आई थिंक सुन ली है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, खत्म कर रहा हूं इसको। एक और क्वेश्चन जिसका यूज हमें 4th चैप्टर में पड़ेगा, अच्छा खासा पेपर में क्वेश्चन आया है वो। अच्छा, इसको अपन 2 पार्ट में सीखते हैं। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं एक बार। क्वेश्चन है, a wire of resistance 10 ohm is bent into a circle। एक वायर था
10 ओम का एक वायर था मेरे पास, की रेजिस्टेंस कितनी थी 10 ओम थी, पूरे वायर की रेजिस्टेंस मिला के कितनी थी 10 ओम थी। उसको हमने मोड़ लिया किस फॉर्म में, एक सर्कल की फॉर्म में। A 5 volt battery is then connected, एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी गई at the diametrically opposite points। फाइंड, क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लाइन सुन ली है आपने, आई थिंक सुन पाई होगी। क्वेश्चन समझ गए, लाइन सुनने का मतलब क्या है, क्वेश्चन समझ गए। तो एक स्ट्रेट वायर था मेरे पास, उसको मैंने मोड़ लिया किसमें, एक सर्कल की फॉर्म में, तो ये रहा एक सर्कल की फॉर्म में वायर। तो इस पूरे वायर की रेजिस्टेंस कितनी हुआ करती थी, 10 ओम हुआ करती थी। अभी भी पूरे वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम है। अब हमने एक ट्विस्ट ये किया कि इसके दो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स जानते हैं आप, डायमीटर वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डायमीटर है, तो डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ये हो गए, बीच का मटेरियल लगा देता हूं, ये डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हो गए। इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो अब पूछ ये रहे हैं कि कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इस सर्किट की। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बात समझने वाली है। जरा एक बात देखना, अगर ये डायमीटर है मेरे पास एक फॉर एग्जांपल, तो क्या जितनी लेंथ, ये ऊपर वाला एक सेमी सर्कल हो गया है और ये भी एक सेमी सर्कल है, दोनों लेंथ्स कैसी हैं, इक्वल है। जितनी वायर की लेंथ ऊपर है उतनी ही वायर की लेंथ नीचे है। हमने एक बात सीखी थी अभी थोड़े दिन पहले कि रेजिस्टेंस जो होती है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होती है, यही सीखा था। एल हम लोग कैपिटल बनाते थे शायद ऐसे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए यही होता था। अब एक वायर था, उस वायर का मैं बोलूंगा कि रेजिस्टेंस जो है क्या लेंथ के प्रोपोर्शनल है। सुन लेना एक बात मेरी बहुत ध्यान से, वायर की रेजिस्टेंस क्या लेंथ के प्रोपोर्शनल। मुझे तो आंसर दिख रहा है, मुझे इनका पैरेलल छोड़िए, मुझे इनका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बेसिकली। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालनी तो मैं तब निकालूंगा जब मुझे पता होगा कि यहाँ पर क्या दो वायर हो गए हैं, दो रेजिस्टेंसेस हो गई हैं। ये बैटरी कनेक्ट की है, इसके ऊपर एक वायर है, इसके नीचे एक वायर है, तो दो रेजिस्टेंसेस हो गई हैं। इस वायर की रेजिस्टेंस पता हो और इसकी पता हो तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अब वो रेजिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे, तो मुझे क्या पता है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल है का मतलब दोनों की रेजिस्टेंसेस सेम होंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है, लेंथ के। अगर वायर वही है तो उसकी रेजिस्टिविटी और एरिया सेम होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिएगा, मान लिया इस पोर्शन की रेजिस्टेंस R1 है, इस पोर्शन की रेजिस्टेंस R2 है, इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ भी L है, या फिर मैं L1 L2 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, वैसे इक्वल है, ये भी मुझे पता है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो R1 के लिए क्या बन जाएगा, एरिया तो सेम ही रहेगा, ये तो बात कंफर्म है ना, क्योंकि वायर तो वही है, एरिया जिसका जितना पतला यहां पर था उतना ही पतला वहां होगा। R2 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगी, रो L2 अपॉन ए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एरिया से एरिया खत्म, रो से रो खत्म, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये जो बात निकल कर आई है ये मैं अपने पास अभी थोड़ी देर के लिए बॉक्स में बंद कर लेता हूं। अब यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दोनों लेंथ सेम है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, दोनों लेंथ को कितना मान लेते हैं, L। क्या L अपॉन L होके दोनों 1:1 हो गए, यानी कि R1 किसके इक्वल आ गई है, R2 के इक्वल आ गई है। R1 और R2 दोनों इक्वल हैं और टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी, 10 ओम थी। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकली छोटा सा पोर्शन है, वैसे तो आप बता सकते हैं,
अगर R1 और R2 दोनों इक्वल है, टोटल 10 है, तो क्या ये 5-5 के हो गए हैं? ये भी 5 का, ये भी 5 का, 10 ओम हो जाएगा टोटल। और मैथमेटिकली निकालना हो तो हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 का सम कितना होगा? 10 ओम, क्योंकि ये टोटल वायर बन जाएगा, R1 R2 को जोड़ देंगे तो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लिखा मैंने, ध्यान रहे, ये टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। आधे वायर की रेजिस्टेंस मैंने मानी R1, आधे की मानी थी R2। और R1 किसके इक्वल है? R2 के इक्वल है, तो रख देते हैं R1 की जगह R2, और ये R2 पहले से है इक्वल टू 10, तो R2 की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 ओम। सिमिलरली R1 की वैल्यू भी कितनी हो गई है? 5 ओम। यहां तक बात समझ गए? यहां तो हमने क्या बोला, जैसे ही मैंने एक बैटरी को यहां से कनेक्ट किया तो इस बैटरी ने इस वायर पूरे के पूरे लूप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बैटरी के ऊपर, एक बैटरी के इस तरफ, कनेक्शन के। दिख गई इतनी बात? अब मुझे इनका कॉम्बिनेशन निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उससे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए? इनकी रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस पता करने के लिए हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज कर ली और निकालिए। एक बार स्टेप्स बन गए अपने पास, जनरली हम इसको यहां से उठाया करेंगे अगली बार से। इस तरह के क्वेश्चंस को कहां से उठाएंगे? यहां से उठाएंगे। हटा रहा हूं इतना। रेजिस्टेंस पता चल गया, इनका कॉम्बिनेशन ढूंढ लेना है अपन को बेटा। कॉम्बिनेशन देखिए, कौन सा कॉम्बिनेशन है आपको ये नजर आ रहा है? अभी आपको डायग्राम में कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये डायग्राम में आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दूं। मॉडिफाई क्या करना है ये भी बता दे रहा हूं। क्या इस वायर की रेजिस्टेंस R1 थी तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, ये R1 रेजिस्टेंस होगी। इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी? R2 थी। क्या R2 रेजिस्टेंस दिख गई है आपको? अब बताइए दोनों कैसे हैं? ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट B है जहां पर बैटरी कनेक्टेड है, तो क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज है? ये दोनों रेजिस्टर्स क्या इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड हैं? अगर दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है तो कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं जानता था R इक्विवेलेंट। क्या दोनों आइडेंटिकल हैं? दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल हैं तो R अपॉन N यानी कि 5/2O। क्लियर? बात समझ गए? ये हो गई R इक्विवेलेंट इसकी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। R इक्विवेलेंट कितनी हो गई? 5/2O। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, या फिर आपको होमवर्क में दे दिया जाए। चलिए होमवर्क में नहीं दूंगा। क्वेश्चन में चेंज। A wire of resistance 24 ohm is bent into a circle. A 10 volt battery is then connected at the diametrically opposite points, नहीं है आपकी बात, at the points shown। डायग्राम में बना रहा हूं। ये क्या निकल आया मेरे पास? एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर लिया, और जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगाई है वो दो पॉइंट्स ये हैं, A और B। इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगाई गई है। दिख गई बैटरी? और खास बात क्या दी गई है? ये जो दो पॉइंट्स हैं ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये कोई वायर नहीं है, ये मैं लाइन से ड्रॉ किए हैं ये दिखाने के लिए कि कितना एंगल बना रहे हैं। सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मैं क्वेश्चन में अपडेट भी कर सकता था, फाइंड करंट इन ईच पार्ट। अब दो ही पार्ट, अब मैं यहां पे जरा ध्यान से देखना, ये बैटरी कितनी है? 10 वोल्ट की बैटरी है। करंट यहां से स्टार्ट होगी I, जैसे ही यहां से इस जगह पर पहुंचेगी, पॉइंट A पर, जो पॉइंट थोड़ा सा दूर लिख दिया है मैंने, पॉइंट A पर जैसे ही पहुंचेगी
करंट के पास ट्रेवल करने के दो रास्ते हैं, एक ऊपर जाने का है, एक इधर जाने का है। यही बात बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या दो रेजिस्टर्स में ब्रेक कर दिया है हमने इसको, एक पार्ट ये हो गया रजिस्टर का, एक पार्ट ये हो गया, दो रजिस्टर्स हो गया। इस पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दो रजिस्टर्स में पार्ट किया है। मान लिया इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है। क्लियर की बात? तो हमें अब क्या बताना है, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बतानी है। कॉम्बिनेशन तो इनका आपको पता चल गया थी में पिछले क्वेश्चन से, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब बस लेंथ क्या रेजिस्टेंसेस निकालनी है इनकी। तो हमने अभी भी सीखा था R1 अपॉन R2 क्या होता है, ये हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, यही बात है। तो L1 अपॉन L2 निकालनी है। अब आपको कुछ याद आना चाहिए लेंथ निकालने के बारे में। ये एक क्या आर्क हो गया है, और आपने बेसिक मैथमेटिक्स 6th 7th 8th में या 9th 10th में कभी सीखा होगा, एक फॉर्मूला सीखा होगा आपने, आर्क लेंथ इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। क्या सीखा है? आर्क लेंथ को डिनोट किससे करते थे? L से। तो L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। सीखा होगा आई थिंक जरूर। और अगर ये सीखा है तो आपने एक बात शायद नहीं सीखी होगी उस टाइम पर, वो मैं बता रहा हूं कि दिस थीटा इस फॉर्मूले में इज इन रेडियंस। किस में है ये थीटा? रेडियंस में है, एंगल्स में नहीं होता है। जब ये हम फॉर्म यूज करते हैं L इक्वल्स टू थीटा इंटू आर, इस सिचुएशन में थीटा किस में होता है? रेडियंस में हुआ करता है। तो हम थीटा हमारा कितना है, अगर मैं इसकी बात करूं तो थीटा कितना है? 60 है। और अगर ये 60 है तो ये बची हुई साइड से कितना होगा? आप ये भी जानते हैं 300 होगा। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे, जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं, L2 निकालने की कोशिश कर रहा हूं। L2 यानी कि ये वाली लेंथ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, फिर बाद में L1 निकालेंगे। तो L2 निकालने की कोशिश करना तो क्या बन जाएगी? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है? 60। रेडियंस में कितना होगा? पाई बाई 3 इंटू रेडियस मान ली मैंने कितनी है? R है। ठीक है, तो कितना हो गया? पाई R बाई 3। कितना बन गया? पाई R बाई 3। कंफर्म बात है? ये वाली लेंथ आपको पता चल गई पाई R बाई 3 है। अब इस वाली लेंथ की बात कर लेंगे तो मैं L1 निकालना भी सिखा दूं, थोड़ा सा इधर सिखा रहा हूं, बाद में इरेज कर दूंगा इनको। L1 की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? थीटा इंटू रेडियस। थीटा कितना है? 300 है। अब ये बात कंफर्म कर लेते हैं एक बार, कैसे आपको रेडियन में कन्वर्ट किया था ये बता देते हैं। 300 पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड इनटू रेडियस। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड किया जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 3 और 5, तो ये कितना बन गया? 5R3। हमारे पास लेंथ दोनों आ चुकी हैं, L1 भी आ चुकी है, L2 भी आ चुकी है। आप लिख लीजिएगा अपने पास जैसे भी आप लिखें। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकाल लेता हूं। L1 की जगह कहां गया हमारे पास? 5 पाई R डिवाइडेड बाई 3। L2 की वैल्यू कितनी है? पाई R बाई 3। 3 से 3, पाई R से पाई, तो क्या आया मेरे पास? R1 इज इक्वल टू 5R2। मिल गया। ये मैं हटा रहा हूं लेंथ जो मैंने निकाली है। R1 की वैल्यू आ गई 5R2। क्या हमें ये पता है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस वायर की कितनी है? 24 ओम है, यही है ना। तो हमें क्या पता है? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 24। R1 की जगह कितना है? 5R2। कितने R2 हो गए? 6।
24, 4 टाइम्स कट गया तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम, R1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। और जैसे ही R1 और R2 की वैल्यू मिली मुझे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैं R इक्विवेलेंट की बात करूंगा दो रजिस्टर्स के केस में। क्या बताया था, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो पहले आप लिख सकते हैं R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट अपॉन सम यानी कि R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 20 इंटू 4 कितना हुआ है 80, डिवाइडेड बाई सम कितना हुआ है 24। काट पीट कर लेंगे थोड़ी सी, 10/3 हो, 8 से कट जाएगा। और ये कटने वाली बात से याद आया, आप लोगों ने वाहियातपना किया है पिछले क्वेश्चन में, जो पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था टंगस्टन वायर वाला। टंगस्टन वायर वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने इतनी वाहियात कैलकुलेशन की है कि मुझे शर्म आ रही है कि आप 12th में कैसे पहुंच गए। वाकई में अपने आप पे आपको शर्म आनी चाहिए, आप 12th में कैसे पढ़ रहे हैं, और वो भी मैथ लेके पढ़ रहे हैं। एक अगर मैं 6th-7th क्लास के बच्चे को दे दूंगा ना, तो वो भी कैलकुलेशन करके दे सकता है मुझे उस क्वेश्चन में। आपने, मुझे कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका प्रोडक्ट गलत हो जाता फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ रहा है आपने किस वाहियात तरीके से उसको कैंसिल आउट किया है। कुछ लोगों ने तो हद कर दी है पार। अब मैं उनको नाम लेके यहाँ पर बेइज्जत करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बहुत गलत है, बहुत शर्मनाक स्थिति है ये 12th क्लास के लिए कि उनको कुछ नहीं आ रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स सिखाने की, यहाँ उनको बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स नहीं आती है, इसलिए हमें इतना टाइम लगता है ये सब सिखाने में, वरना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। मैं ये कभी नहीं करता हूँ इतना बड़ा नौटंकी वाली बातें, हर बार बच्चे ठीक होते हैं, तो शर्म करिए और थोड़ा सुधरिए। बता दूं आपको गलती पहले आपकी। क्वेश्चन में था, एक टर्म था R1 अपॉन R2, ये पुरानी बात कर रहा हूँ पिछले लेक्चर की, जो देख सकते हैं 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2 टर्म था। वैल्यू रख रहे हैं 1 प्लस अल्फा की वैल्यू थी 4 इंटू 10⁻⁻⁴। T1 की वैल्यू शायद कितनी थी, मुझे कुछ भी रख ले, 20 थी आई थिंक। और इसके बाद था 1 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू T2 कितना था 80 था। ये इक्वेशन, एक टर्म लिखा है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, और बहुत वाहियात लगा मुझे ये देखकर कि कई बच्चों ने 20 से 80 काटा, 4 10⁻⁴ से 4 10⁻⁴ काटा, और क्या बता दिया उन्होंने, मतलब इतना वाहियात बना। ये टर्म है एक, ये देखना प्लस जब होता है तो इस तरीके से नहीं होता है बच्चे। मैं इसमें क्या बताऊं आपको, ये टर्म्स एक दूसरे से नहीं कट सकते पहले, क्लियर सी बात समझिए इतनी। आप इस 20 से इस 80 को नहीं काट सकते, फिर बच्चे पूछ भी रहे हैं कि मेरी गलती मुझे समझ में नहीं आ रही है। इस 20 से 80 नहीं कटेगा, 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁴ नहीं कट सकती, क्योंकि साथ में क्या है, कुछ प्लस में हो रखा है। पहले इन सब ऊपर वाला न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, तब जाके काटेंगे। ऐसे नहीं आंख बंद करके काट देते, कहीं भी कुछ दिखा हमने काट दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक बार क्या करना है, पहले ऊपर वाले टर्म को, न्यूमरेटर को पूरा सॉल्व करना है, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, तब काटना है। क्लियर है? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाली स्थिति है। चलिए खैर, हमारे लिए इतना बहुत है। आपका होमवर्क सुनिए, क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद सेकेंड पार्ट में लिख देना है फाइंड करंट इन ईच पार्ट, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। ये आपका होमवर्क है। क्लियर है? करके लाइएगा।